हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हमारा ये इकोनॉमी का थर्ड लेक्चर है। हमने पहले के लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्सरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। लेकिन आज अगेन इसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त करना, ये क्या है? प्राइमरी क्षेत्र, जिसमें हम खनन कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, पशुपालन और मछली पालन, ये सभी किस में आता है? प्राइमरी क्षेत्र में। इस क्षेत्र को कृषि और संबंधित गतिविधियां भी कहा जाता है, मीन्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज इसी के अंतर्गत आती है। मीन्स प्राथमिक क्षेत्र में खनन, जरूर याद रखना, माइनिंग, ये भी किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में। अगर सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है, उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है यहाँ पर, जैसे लौह और इस्पात उद्योग। और जो प्राथमिक उद्योग से हमको मिला है कोई भी वस्तु, उसको हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वस्त्र उद्योग, जो हमने यहाँ से क्या कृषि कार्य के द्वारा हमने कॉटन उत्पादित किया, उससे हमने क्या बना लिया? वस्त्र। वाहन उद्योग, बिस्किट निर्माण, यहाँ से कृषि कार्य से हमारे पास आटा आया, मीन्स वीट, उससे हमने बिस्किट निर्माण कर दिया। उसके बाद केक निर्माण, मीन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? विनिर्माण का कार्य, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। तो जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो वो इकोनॉमी का कौन सा होगा? सेकेंडरी क्षेत्र, मीन्स द्वितीय क्षेत्रक। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। टर्सरी क्षेत्र कौन सा होता है? विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन, मीन्स सेवाओं, मीन्स यहाँ पर जो प्राथमिक और द्वितीय को सहायता प्रदान करे, इन दोनों को जोड़ने का काम करे, वो कौन सा है? हमारा तृतीय सेक्टर। इसमें बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ये सभी क्या है? सेवाएं। सेवाओं का मतलब क्या होता है? जो जहां पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना ही प्रोडक्शन हो रहा है, ये अपने आप में बैंकिंग में क्या है? एक सेवा है जो पैसा देती है यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए, और यहाँ पर कृषि कार्य के लिए भी किसान को ऋण देती है। तो ये क्या? एक सेवा हो गई। शिक्षा, ये सभी क्या है? और इनको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर। अब हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था कि इंडिया, प्राइमरी सेक्टर इंडिया का ग्रोथ काफी किया, इंडिया ने टर्सरी सेक्टर भी ग्रोथ कर लिया। इंडिया को जाना था ऐसे, प्राइमरी फिर सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी पे जाना था। लेकिन इंडिया ने, जबकि और डेवलप्ड कंट्री है, अगर अमेरिका का एग्जांपल ले तो अमेरिका ने पहले प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। ऐसे उन्होंने एक पर्टिकुलर, एक जो फ्लो है, एक क्रम है, उसको फॉलो किया, 1 2 3। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई इकोनॉमी में कि इंडिया ने प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट छलांग लगा दी, किसमें? तृतीय क्षेत्र में। और इसका औद्योगिक जो क्षेत्र था वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया। इसीलिए आज हम प्रॉब्लम देखते हैं, इंडिया में उद्योग उतने विकसित नहीं हुए। इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स जो सेकेंडरी क्षेत्र है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि प्राइमरी सेक्टर पहले से ही डेवलप था, एग्रीकल्चर मीन्स, एंड तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र इंडिया का डेवलप है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हमारा कमजोर रह गया, और सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर ये क्षेत्र क्या है? मजबूत। यहीं से हमारे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये याद रखना। अगेन हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक होती है कृषि अर्थव्यवस्था, एक होती है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, एक होती है सेवा अर्थव्यवस्था। जो हमने पुरानी जब देखे हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, उन्हीं के आधार पर अब जो सेक्टर जिस इकोनॉमी में जितना ज़्यादा डेवलप होगा, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी क्या होगी, किस प्रकार की। तो यहाँ पर यदि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे ज़्यादा हो, मीन्स कृषि का, तो ये कौन सी होगी? कृषि अर्थव्यवस्था। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो 1950 में 50% हमारा एग्रीकल्चर का योगदान था पूरी जीडीपी में, तो हम एक तरह से क्या थे? कृषि अर्थव्यवस्था। वर्तमान में हमारा 18% है, लेकिन आजीविका अभी भी 50% लोगों की कहाँ से मिलती है? कृषि से। ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। मीन्स 18% जीडीपी, यहाँ से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। वर्तमान में जीडीपी अगर 100 रुपए की है तो उसमें से 18 रुपए केवल किसके पास जा रहा है? एग्रीकल्चर के पास, जबकि 50% लोग उस पर निर्भर है। मीन्स पूरे देश के 50% लोगों के पास 100 रुपए में से केवल 18 रुपए जा रहे हैं। तो ये गरीबी का सबसे बड़ा एक रीजन है, थोड़ा सोच के देखना। इसको अगर हम एग्जाम में इस पॉइंट से लिखें तो ये बहुत बेहतर हो सकता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का पार्ट घट रहा है जीडीपी में, तो ठीक है, बट ये आजीविका जो लोगों की डिपेंड है वो भी कम होनी चाहिए, ताकि लोग किसी दूसरे सेक्टर में जाए। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ये क्या है? एकल आय में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे ज़्यादा, मीन्स सकल जो आय है, जीडीपी है, उसमें द्वितीय क्षेत्र जो था, मीन्स विनिर्माण, उसमें
जीडीपी में हमारा उसका 50% है, उससे ज़्यादा हिस्सा हो जैसे यूरोप एंड यूएसए, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का बड़ा योगदान है। अगेन सेवा क्षेत्र इकोनॉमी कौन सी होगी, सकल आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% या उससे ज़्यादा, मीन्स सेवा अर्थव्यवस्था होगी। यूएसए में प्रेजेंट में 50% से ज़्यादा जीडीपी सर्विस सेक्टर का पार्ट है और 50% आबादी रोजगार भी इसी के द्वारा दी जाती है। मीन्स 50% 50% जो पैसा आएगा वो 50% लोगों के हाथ में भी जा रहा है सेवा क्षेत्र में। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सर्विस सेक्टर में लोग कम काम करते हैं जबकि पैसा वहाँ ज़्यादा जाता है, जबकि एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा काम करते हैं जबकि 100 रुपये में से यहाँ केवल 18 रुपये जाता है। तो ये सोचने वाली बात है, इसीलिए हमारा इंडिया क्या है, गरीब। अब हम आज एक नया अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। और इसको हम उसी लेवल का पढ़ेंगे जो यूपीएससी में भी काम बन जाए आसानी से। किसी भी देश की आय को आकलित करने के लिए हम अर्थव्यवस्था में 4 दृष्टिकोण अपनाते हैं। एक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये याद रखना। राष्ट्रीय आय का विश्लेषण सभी अलग अंदाज में करते हैं, तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? कोई अर्थव्यवस्था है, मीन्स अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स दोनों में अंतर है। अर्थशास्त्र में प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया जाता है जबकि अर्थव्यवस्था में उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। एक वर्ष में कोई देश में जितनी वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित होती है उनका अंतिम बाजार मूल्य कितना है। अंतिम बाजार मूल्य इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ वीट उत्पादित हुआ, यहाँ वीट है, वीट का पौधा है, यहाँ से मैंने गेहूँ उत्पादित हुआ 10 kg और 10 kg गेहूँ को बाद में हमने ब्रेड बना दी, तो मैंने पैसा गेहूँ का भी जोड़ लिया, ब्रेड का भी जोड़ लिया, तो बार बार एक ही वस्तु का अगेन एंड अगेन पैसा जुड़ रहा है। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर अंतिम जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसी को जोड़ते हैं, उसी के आधार पर जीडीपी निकालते हैं ताकि पैसों का बार बार दोहरापन ना हो। भारत में एक वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक वर्ष का पूरा जो टाइम पीरियड है उसके लिए जीडीपी जोड़ा जाता है। जीडीपी का जो आकलन है वो कैसे किया जाता है, जीडीपी बराबर CGI x माइनस एम। मीन्स यहाँ जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कंजप्शन मीन्स किसी देश में लोगों के द्वारा निजी उपभोग कितना हो रहा है किसी वस्तुओं का, सरकारी खर्च कितना हो रहा है, निवेश कितना हो रहा है, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, एंड आयात और निर्यात। x माइनस यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है उसका x लिया है और इंपोर्ट जो है उसका m सेकेंड अक्षर लिया है, तो x माइनस एम। तो ये क्या है, जीडीपी आकलन करने के लिए रहता है कि किसी देश में निजी उपभोग, सरकारी खर्च और निवेश और आयात निर्यात, इन सभी को जोड़कर हम जीडीपी को निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी 12th में भी ऐसा दे रखा है। फाइनल मीन्स अब उत्पाद में वैल्यू एडिशन नहीं होगा। मीन्स हमने अगर ब्रेड बना दी एक बार गेहूं से, तो ब्रेड के आगे अब उसका कोई दूसरा उत्पाद नहीं बनेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, अब उसमें आगे वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तो उसी को हमने फाइनल प्रोडक्ट मान लिया। और अब ये जो प्रोडक्ट है ये वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी हो सकती है। इन सभी वस्तुओं और सेवाओं को पूरे 1 साल के लिए हम जोड़ देंगे। जीडीपी के विभिन्न उपयोग क्या है? जीडीपी में होने वाला वार्षिक परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को दर्शाता है। जैसे 2016-17 में 100 रुपये का अगर हमारा जीडीपी है, 2017-18 में अगर वो 107 रुपये हो गया है, तो हमारा जीडीपी में 7% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है। किसी देश का जीडीपी का बढ़ना मीन्स उसके पास पैसा आ रहा है बाहर से या अंदर से। ग्रोइंग इकोनॉमी मीन्स देश की आय जो है उसमें परिणामात्मक रूप से बढ़ रही है। जब जीडीपी बढ़ती है तो हमारी आय भी बढ़ रही है। परिमाणात्मक दृष्टिकोण क्या है, बट गुणवत्ता का स्तर का यहाँ पता नहीं चल पाता है जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी अगर बढ़ रही है हमारे देश की तो हम ये नहीं कह सकते कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जीडीपी तो बढ़ रही हो लेकिन पैसा पूरा अंबानी के जेब में ही जा रहा हो, तो जीडीपी तो बढ़ती हुई दिखेगी लेकिन लोगों का कल्याण हो या नहीं हो ये हम जीडीपी के बढ़ते आकार से डिसाइड नहीं कर सकते। IMF व वर्ल्ड बैंक द्वारा सदस्य देशों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण का आधार वैसे जीडीपी को ही बनाया जाता है कि किसी देश की जीडीपी कितनी ज़्यादा है, उस आधार पर उन देशों की रैंकिंग डिसाइड की जाती है। सेकंड है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस जीडीपी। अब जीडीपी हमारा ऐसा ही है, ये ग्रोथ था, इसकी जगह हम नेट कर लेते हैं। मींस इसमें क्या होता है, हमने मान लीजिए कोई वस्तु थी, उसको उत्पादित करने के लिए मैंने एक मशीन लगा रखी है बड़ी,
और मशीन ने 1 साल तक पूरा काम किया। ये मशीन 1 करोड़ की थी। अब क्या होगा, 1 साल में इस 1 करोड़ की मशीन में हो सकता है कि इसकी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ आएगी, इसकी जो वैल्यू है वो घटेगी, इसमें टूट फूट भी हो सकती है। तो इसकी मान लीजिए कीमत हो गई 80 लाख। अब 20 लाख का इसने 1 साल में काम कर लिया। तो अब हम अगर जीडीपी में से ये जो मशीनों की घिसाउट थी 20 लाख रुपए की, इसको भी निकाल दें किसमें से, जीडीपी में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि हम यहाँ पर मशीनों की जो घिसावट थी उसको हटा देंगे। मीन्स जीडीपी में से 1 वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। मूल्यह्रास क्या है, जो वस्तुएं हमारे जीडीपी को उत्पादित करने में लगी हुई है उनके मूल्य में भी तो ह्रास होता है। जैसे आज हमने ट्रैक्टर लिया तो 1 साल बाद उसकी कीमत कम हो जाती है, क्योंकि बार बार काम लेने से उसमें कई टूट फूट आ सकती है, रखा रखा भी खराब होता है। इसलिए उत्पादन के साधनों में जो घिसावट होती है, टूट फूट, उसे ही बोलते हैं डिप्रेसिएशन। मीन्स उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। इसका निर्धारण सरकार करती है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसकी सूची भी जारी की जाती है कि विभिन्न जो उत्पादन संसाधन है उनकी दर तय की जाती है कि 1 साल में किसी पर्टिकुलर वस्तु पर कितना मूल्यह्रास होगा। जैसे रिहायशी निवास है, उसकी सालाना मूल्य कटौती कितनी है, 1%। मीन्स आपका मकान जो है उसकी अगर कीमत आज अगर 1 करोड़ है तो उसकी 1 साल बाद 1% मूल्य क्या हो जाएगा, कम, गवर्नमेंट की नज़रों में। ऐसा क्यों किया जाता है, देखो एग्जाम्पल समझना। अगर किसी ने मारुति कार ली, मीन्स यहां पर कोई ऑटो वो ले लिया, इस ऑटो की कीमत है 10 लाख। अब ये 10 साल तक चलने वाला है ऑटो, और 10 साल बाद इस ऑटो वाले को दोबारा एक नया ऑटो खरीदना है, तो 10 साल बाद पैसा कहां से आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि आपका मंथली अगर इस ऑटो से इनकम है अगर 50,000, 50,000, तो कुछ पैसे को वो इनकम नहीं मानकर क्या मानती है, डिप्रेसिएशन। और इसको बोलती है कि आप जो टोटल 50,000 था इनकम, उसकी जगह 10,000 आप अपना अलग से डिप्रेसिएशन निकाल दो। मीन्स उसको आप अपना इकट्ठा करके रखो ताकि बाद में आपको नया साधन खरीदने के लिए मिल जाए। हम केवल जो 40,000 है उसी पर क्या लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे। तो ये गवर्नमेंट हमेशा डिप्रेसिएशन पर टैक्स नहीं लेती है। मीन्स जो मूल्यह्रास की जो रकम जो रहती है, मूल्यह्रास की जो दर रहती है, मूल्यह्रास के लिए जो पैसा फिक्स किया जाता है, उस पर गवर्नमेंट क्या नहीं लेती, टैक्स नहीं लेती। क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उत्पादन में लगी रहती है, वहां बहुत सारी मशीनें रहती है, तो जो प्रॉफिट है उसमें से डिप्रेशिएशन को हटा दिया जाता है, उसके बाद टैक्स लगाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, बाजार व्यवस्था में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होना। जैसे डॉलर के सामने हमारा रुपया क्या है, कम होता जाता है। मीन्स आज पहले किसी टाइम 60 रुपये था, फिर 70 हो गया, 75 हो गया, तो ये क्या है, हमारे मूल्य की, हमारे जो रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो ये भी क्या है, मूल्यह्रास। अब हम देखते हैं एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन को हम शून्य नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। जैसे मशीन की घिसावट को हम ग्रीस वगैरह लगाकर कम कर सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर हम कम कर सकते हैं, लेकिन जीरो तो नहीं कर सकते। इसलिए डिप्रेशिएशन कभी कम नहीं होगा, इसीलिए एनडीपी हमेशा जीडीपी से कम होगा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं यहां पर इसका उपयोग कहां कहां हो सकता है। घिसावट से जो होने वाला नुकसान है, मीन्स जीडीपी हमने देख लिया था, अब देख रहे हैं एनडीपी का क्या उपयोग हो सकता है। घिसावट से होने वाला जो नुकसान है उसको हम समझ सकते हैं एनडीपी के द्वारा, मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के द्वारा। अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि दर्शाना, मीन्स किसी भी इकोनॉमी ने कितना ज़्यादा अनुसंधान किया, कितना ज़्यादा विकास किया है, उसका डिप्रेशिएशन उतना ही कम होगा। हम एक सिंपल मशीन यूज कर रहे हैं जबकि अमेरिका कोई अच्छी मशीन यूज कर रहा है, तो वहाँ डिप्रेशिएशन कम होगा उस मशीन में। आर्थिक नीति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे डिप्रेशिएशन की दर को अगर बढ़ा देते हैं तो वाहन की बिक्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीन्स डिप्रेशिएशन की दर बढ़ाने का मतलब हम ज़्यादा टैक्स, मीन्स हम उनको ज़्यादा पैसा प्रॉफिट में से निकाल के दे रहे हैं। कि डिप्रेशिएशन अगर मान लो हमने डिप्रेशिएशन की दर 10% रखी, मीन्स 100 रुपये अगर आ रहे हैं तो 10 रुपये आपके टैक्स के रूप में नहीं काटे जाएंगे, उसको आप में जेब में जाएगा डायरेक्टली। अगर डिप्रेशिएशन की दर को 20% कर दिया जाता है, मीन्स वो पैसा डायरेक्टली जो कमा रहा है उसके जेब में अलग से जाएगा, तो वाहनों की बिक्री बढ़ जाएगी। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उपयोगी इसको नहीं किया जाता, क्योंकि अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में मूल्यह्रास की दर अलग अलग रहती है। पाकिस्तान अपने यहाँ पर ऑटो की मूल्यदार जो ह्रास है उसकी दर अलग मानेगा, इंडिया अलग कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग
तुलना के लिए, अर्थव्यवस्था में तुलना के लिए नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, बाहरी वाहन जो है 6 या अधिक चक्के इंडिया में, उनका डिप्रिसिएशन दर थी 2002 में वो 20% थी, आगे इसे 40% कर दिया गया। मीन्स अब 40% जो पैसा है, जो पैसा आएगा ट्रक चलाने वाले के पास, ऐसे लोगों के पास, वो 40 रुपये में से 100 रुपये में से 40 रुपये डायरेक्टली उसके जेब में चला जाएगा, 60 रुपये वो प्रॉफिट माना जाएगा, उसी प्रॉफिट में से टैक्स लगेगा, क्योंकि 40 रुपये क्या है, डिप्रिसिएशन, मीन्स उसका ट्रक जो खराब हो रहा है उसके लिए उठा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, जीडीपी एंड एनजीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें पढ़ेंगे हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।